MNC एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस और उसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखने जा रहे हैं। हमें पहले से ही जानकारी है कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस जो है वो सबसेट ऑफ रिलेशन होता है। कोई भी फंक्शन जो है सबसेट ऑफ रिलेशन होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन है तो जैसे रिलेशन है, रिलेशन जो है क्या होता है, तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या वन सेट विद इटसेल्फ। ठीक है, तो मतलब ए क्रॉस ए का भी हो सकता है या ए क्रॉस बी, मतलब टू डिफरेंट सेट्स का या टू सेम सेट्स का। जैसे एन क्रॉस एन मतलब नेचुरल नंबर के क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन नेचुरल नंबर। तो उस तरह के रिलेशन को हम जो लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि इट इज़ अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट एन या ऑन द सेट ए, अगर वो खुद के कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइंड होता है। ये सभी हमें पता है, इसकी जानकारी है। तो फंक्शन क्या होता है वो भी हमें पता है। थोड़ा सा अगर हम जानकारी लेना चाहें तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जैसे ए टू बी एक फंक्शन है, तो इसमें जो है ए हमारा क्या होता है, डोमेन सेट होता है, और बी हमारा क्या होता है, को डोमेन होता है, और बी का जो सबसेट होता है वो हमारा रेंज सेट करता है। फंक्शन में खास बात ये होती है कि जो हमारा जिस पर डिफाइंड होता है फंक्शन, तो उसके सारे एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, और किसी दो एलिमेंट का, जो डोमेन सेट में कोई भी दो एलिमेंट हैं, तो उसका हमारे पास जो है एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे पास जैसे अगर एक फंक्शन डिफाइंड है कि फंक्शन कैसे डिफाइन है, मान रखिए कि यहाँ पर एक ये डोमेन सेट है ए और दूसरा जो है वो है बी, जिसको कि कोडोमेन सेट हम कह देते हैं। तो मान रखिए कि हमारे पास ए टू बी एक फंक्शन डिफाइंड है, तो हम फंक्शन तभी कहेंगे जब यहाँ पर मान रखिए कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो इन सभी के कोई ना कोई इमेजेस होंगे। तो यहाँ पर जैसे मान रखिए ए है, बी है, सी है और डी। ठीक है, तो हम अगर x को a से मान रखिए कि x का जो इमेज है वो a है, y का इमेज b है और z का भी इमेज b ही है, तो ये एक फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पर x, y और z इन तीनों के यूनिक इमेजेस हमारे पास हैं। जैसे x का एक यूनिक इमेज a है और x का कोई दूसरा इमेज यहाँ पर नहीं है। तो ये फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई फंक्शन, कोई भी जो डेफिनेशन है वो अगर इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसमें जो डोमेन सेट है उसके सब के एक यूनिक इमेज हैं, तभी वो एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसा करें कि एक और चीज़ लगा लें, x का जो एक और इमेज हम कर लेते हैं c। ठीक है, तो अब ये फंक्शन नहीं रहेगा क्योंकि x का कोई यूनिक इमेज नहीं रहा। x का a भी एक इमेज है और x का c भी एक इमेज है। इस चीज़ को हम, इस इंफॉर्मेशन को हम नोटेशनल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि fx जो है a के बराबर है और fx ही हमारे पास किसके बराबर है, c के बराबर। ये हमने ऐसे ही डेफिनेशन ले लिया इस बात को समझने के लिए कि किस परिस्थिति में कोई भी रिलेशन फंक्शन बनेगा और फंक्शन नहीं बनेगा, किस परिस्थिति में
तो हमारे पास परिस्थिति ये है कि अगर आप डोमेन सेट पर देखें तो डोमेन सेट में यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होंगे वहाँ पर ये इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, मतलब वहाँ से दो रेज नहीं निकलने चाहिए, या कहिए कि यहाँ पर एंगल कोई ना बने, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये तो रही बात फंक्शन की कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन में हमने ये देखा कि जो डोमेन सेट है उसमें कोई एलिमेंट यहाँ पर खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब उसका हमारे पास इमेज होना जरूरी है। लेकिन ये बात हमारा कोडोमेन सेट के साथ लागू नहीं होगा, मतलब इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन कोडोमेन सेट। व्हाट डज दिस मीन? इसका ये मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पर देखिए डी बचा हुआ था, अगर इवन इफ वी इरेज दिस, तो भी आप देखिए अगर, तो हमारे पास ये जो है स्टिल फंक्शन है। ठीक है, अगर हम ये ऐसे मान के चलें कि हमारा इस तरह से डिफाइंड है, यहाँ पर जो है ये पूरा है, तो हमारे पास सी और डी दो एलिमेंट्स यहाँ देखिए, ये दोनों एलिमेंट्स को देखिए आप, ये दोनों खाली हैं, इनके प्री इमेजेस, ये देखिए इसको हम प्री इमेजेस भी बोलते हैं, प्री इमेजेस इसके नहीं हैं सी और डी के, जबकि ए और बी के हैं। बी का बशर्ते आप देखिए वाई और जेड दो प्री इमेजेस हैं, तो भी ये जो है एक फंक्शन बना रहा है। ठीक है बात, यहाँ पर अब आपके पास ये नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया। फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं ये समझ गए। अब जो है हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करनी है, तो हम इसी पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे? हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस में एक होता है वन वन फंक्शन और दूसरा होता है ऑन टू। एक वन फंक्शन है और एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो वन फंक्शन क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या है, दोनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वन फंक्शन जिसका कि एक और नाम है वो है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, जबकि ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास वन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें कि एक जो डोमेन का जो एक एलिमेंट है उसका एक ही इमेज हो, क्योंकि हमने देखा कि फंक्शन में हमारे पास जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके यूनिक इमेज होने चाहिए, और अगर एक ही इमेज हो मतलब वो फिर किसी दूसरे का इमेज ना, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हमने ओवल्स बनाकर देखे थे उस ओवल के हिसाब से अगर हम चलें, यहाँ पर मान रखिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो एक्स का अगर ए एक इमेज हमने सपोज किया हुआ है, अब x का बी सी डी में से कोई इमेज नहीं हो सकता है, नहीं तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। ये बात हमें पता चल चुका है। अब अगर ये जो a है ये y और z दोनों में से किसी और का ये इमेज ना हो, और y का जैसे b अगर हो गया तो b के साथ भी a वाले ही कंडीशंस लागू हों, जैसे a में a अब किसी का और का इमेज नहीं होगा, उसी तरह से z अगर मान रखिए c से हमने एसोसिएट करा दिया एंड c जो है और किसी से एसोसिएटेड ना हो, तो ये फंक्शन वन होता है। मतलब हमारे पास हर एक एलिमेंट का एक और ओनली वन इमेज है, यूनिक इमेज है, और वो इमेज किसी और दूसरे का इमेज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम वन फंक्शन कह देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो वन फंक्शन को हमने अभी
जस्ट डिफाइन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑन टू की बात करें। ऑन टू में क्या है कि हमारे पास देखिए फंक्शन में इस वाले ओवल में कुछ नहीं बचना चाहिए, जैसे इस वाले ओवल में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ये तो हमें पता है। अगर किसी फंक्शन में जैसे यहाँ डी बचा हुआ है तो ये ऑन टू नहीं है, ठीक है बात। और अगर ये डी ना हो यहाँ पर तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है बात। अब एक सिचुएशन मान रखिए कि हमारे पास यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं और z का जो इमेज है वो b पर है, मतलब z का इमेज हमने b सपोज कर लिया। तो यहाँ पर ये जो है अब 1 1 नहीं रहेगा, लेकिन ये ऑन टू रहेगा, ठीक है। ऑन टू क्यों रहेगा? क्योंकि इस ओवल में जो सेकेंड वाला जो ओवल है b जो सेट है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं a और b, और दोनों जो है इधर किसी ना किसी के इमेज है, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है 1 1 हो सकता है, ऑन टू हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, और दोनों मतलब इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं। जब कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी हो सब्जेक्टिव भी हो तो उसको हम कह देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं वो इंजेक्टिव भी होंगे, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है। इंजेक्टिव जो होता है वो 1 1 होता है और सब्जेक्टिव जो होता है वो ऑन टू होता है, ठीक है। हमने ऑन टू भी डिस्कस कर लिया कि ऑन टू में जो है ये कोडोमेन सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जैसे फंक्शन जो है आपका इस तरह से डिफाइन होता है, a है, a टू b होता है, तो ये b जो है कोडोमेन सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है तो वो ऑन टू है। मतलब हर एक जो एलिमेंट है b का उसका प्री इमेज है, ठीक है, समझ रहे हैं। और फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव सब्जेक्टिव जब दोनों होते हैं तो हम उसको बाइजेक्टिव कहते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं वो ही फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शन भी होते हैं, मतलब उनका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कब? जब आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम जो है अभी मैथ से थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि 1 1 का हम कैसे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये जो हमने ओवल से रिप्रेजेंट किया फंक्शंस को, तो हम जो है 1 1 फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 1 फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, अगर आप 2 ओवल्स कंसीडर करेंगे, एक ये है एक ये है, मान रखिए आपका यहाँ पर a है, ये b है, यहाँ पर x y z है, यहाँ पर a b c d है, x का मान रखिए कि d के साथ है एसोसिएशन, y का a के साथ है और z का अगर c के साथ है। तो चूंकि आप देखिए यहाँ पर हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे लिख सकते हैं, fx को आप क्या लिखेंगे, fx को आप क्या लिखेंगे, fx को आप लिखेंगे d, ठीक है। इसी तरह से fy हमारा क्या हो जाएगा, तो fy देखिए a से है तो हमारे पास यहाँ पर a हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। और इसी तरह से fz जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा c, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर b है, a है और c,
तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर किसी का भी सेम रिपीटेशन मतलब नहीं है। यहाँ पर बी है तो एक ही बार आया है, ए एक ही बार आया है, सी एक ही बार आया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये 1-1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक का एक यूनिक इमेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम ऑन टू को कंसीडर करें तो ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए, ऑन टू फंक्शन में हमारे पास यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अगर ये ना रहे तो ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, ए है, सी है और डी है, और इन सभी के प्री इमेजेस हैं यहाँ पर, तो ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ पर ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो 1-1 और ऑन टू ये दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 1-1 एंड ऑन टू बोथ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका इधर तो खैर सारे एलिमेंट्स के इमेजेस होने चाहिए और इसके भी सभी के प्री इमेजेस भी, तो इसलिए ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है। और हमारे पास एक और बात है कि ऑन टू सिर्फ ऑन टू हो सकता है, 1-1 ना हो। तो यहाँ पर एक केस हम देखते हैं, जैसे मान रखिए कि इसमें अगर हमने एक एलिमेंट ले लिया W, ठीक है, और W को हमने एसोसिएट करा दिया C के साथ, तो स्टिल ये एक फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि इधर तो सारे एलिमेंट्स के इमेजेस हैं हमारे पास, A है, C है और D है, और यहाँ पर अगर देखिए तो FZ और FW दोनों के सेम ही एलिमेंट्स हैं, सेम ही इमेज हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉट 1-1 बट, ठीक है, बट ऑन। तो ये क्या हो गया, ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए, ये सभी हमने 11th क्लास में भी किए थे कि क्या होते हैं। अब 12th पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड लगाना है किसी भी फंक्शन को 1-1 प्रूव करने के लिए और ऑन टू प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं हम f r to r लेते हैं, r इज फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमें पता है, तो हमने f r to r लिया और फंक्शन को डिफाइन किया fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, 3x प्लस 4 हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन 1-1 है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे, कहेंगे शो दैट इट इज़ 1-1। अभी MCQ आने वाले हैं, तो MCQ के लिए भी ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि आपको fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4 दे देंगे और कहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज इट। तो हमें पता होना चाहिए कि ये फंक्शन किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज इट। तो हम जो है 1-1 के लिए देखते हैं कि कैसे हम इसको अलजेब्रिकली डिफाइन करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करेंगे। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 4। ठीक है बात। अब अगर आप देखिए तो इक्वलिटी के दोनों साइड सेम साइन वाले इक्वल नंबर्स कैंसिल कर सकते हैं हम, तो इस हिसाब से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो होगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। ठीक है, फिर हम ये 3 भी कैंसिल करा सकते हैं, ये इक्वल कोफिशिएंट्स हैं विद सेम साइन, और ऐसे भी ऑल्टर साइन भी होते तो भी हम कैंसिल करा सकते थे। वहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ पर 3 है, या -3 भी रहता तो भी कैंसिल हो जाता, तो यहाँ 3 है, दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो ही जाएंगे। इस तरह से हम अगर देखें तो ये क्या हुआ,
x1 जो है x2 के बराबर हो गया और इसका कंक्लूजन ये हो गया कि fx जो है वो इज 1, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम कैसे लिख देते हैं कि ये 1 1 हो गया। इसके पीछे लॉजिक जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए हमने क्या सपोज किया है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब हमने ये माना कि x1 और x2 दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनके इमेजेस जो है सेम है, क्योंकि इक्वल टू हमने डाल दिया। fx1 क्या है, x1 का इमेज है इस मैपिंग के हिसाब से। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी होता है, तो इस मैपिंग के हिसाब से इसको हम मैपिंग भी कह सकते हैं। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर हमने सपोज किया, फिर इस फंक्शन पे लेके आए तो 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 4, दोनों साइड से 4 कैंसिल कराया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। लास्टली वी गॉट दिस वन कि हमारे पास x1 जो है x2 के बराबर ही आ गया। मतलब हमने जो सपोज किया था वो एक कंट्राडिक्शन हो गया कि ये दोनों अलग नहीं सेम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेम चीज़ के लिए सेम इमेज है, मतलब दो अलग अलग चीज़ों के लिए सेम इमेज नहीं है, ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि एक का एक ही के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो 1 1 रिलेशन को, 1 1 फंक्शन को जो है हम फेथफुल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। 1 1 फंक्शन हो, 1 1 रिलेशन हो, 1 1 रिलेशन इस तरह से हम डिफाइन नहीं करते, वहाँ पर फंक्शंस के अलग अलग टाइप के, पर 1 1 फंक्शन को हम फेथफुल फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह ये है कि हर एक का एसोसिएशन एक के साथ है, इसीलिए वो फेथफुल फंक्शन हो गया, ठीक है बात। अब हम आ जाते हैं कि ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना होता है, लेट y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 सपोज करना होगा। मतलब आपको फंक्शन को मान लेना है y, ठीक, fx को y मान लिया, बाकी सारी चीज़ें जैसे है वैसे ही है। अब आपको x को y की टर्म में एक्सप्रेस करना, उसके लिए ये हुआ कि एक बार इसको उलट करके लिख दीजिए आप, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y कर दीजिए। ये हमारी तैयारी शुरू हो गई x को y की टर्म में चेंज करने की, ठीक है। अब हम पहले इस 4 को उधर ले जाएंगे, तो चूंकि यहाँ पर प्लस है तो इट विल बिकम माइनस देयर, तो इट विल बी, समझ में आ गई बात। तो ये है, अब y माइनस 4 हो गया, फिर x को यहाँ छोड़ दीजिए और ये y माइनस 4 बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। फिर x को y की टर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या ये जो y है, y हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन हमारा अभी के लिए रियल नंबर है। तो क्या हम अगर y को कोई भी रियल नंबर लें और -4 करें, फिर जो आउटकम हो उसको डिवाइड कराएं हम 3 से, तो हमारा जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा, क्या वो एक रियल नंबर होगा। तो हमें पता है दो रियल नंबर्स का डिफरेंस रियल नंबर होता है, डिवाइड करते हैं अगर तो भी वो रियल नंबर होता है, प्रोवाइडेड कि हम डिवाइड जो कर रहे हों वो एक नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो ये आउटकम है ये वाला, ये हमारा रियल नंबर बना रहा है, तो हम बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं, और फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू R, ठीक है। सो ये जो fx है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। समझ में आई बात, fx इज ऑन। तो ये प्रूव करने के लिए हो गया। अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि इस तरह से तो
सारे फंक्शंस 1 और ऑन टू हो जाएंगे। मतलब सारे फंक्शन जो है, जितने भी फंक्शंस हम लेंगे वो सारे इस तरह से अगर प्रूव करने लगें तो वो 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसको क्लियर करने के लिए, इस दुविधा को दूर करने के लिए, मान रखिए कि हम फंक्शन को एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको 1 प्रूव करना चाहेंगे तो आप देखिए क्या होगा। यहाँ पर 1 के लिए ऐसे ही हेडिंग हम डालेंगे, ओके। फिर जो है यहाँ पर लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेंगे। दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब बताइए, यहाँ पर आके हमारी बात अटक, वो कैसे? तो अगर हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं दोनों साइड से, तो हमें यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन हम माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो स्क्वायर को कंपेयर करना है अगर, तो अगर उसमें से किसी एक का माइनस ले लें, उसका भी स्क्वायर उसके पॉजिटिव के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 अगर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 है। तो इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर रिमूव करना है अगर, तो हमें यहाँ प्लस माइनस दोनों लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास दो अलग अलग के लिए, मतलब x1 और x2 दो अलग अलग भी लेंगे तो भी हमें सेम इमेज मिलेगा। इससे ये पता चलता है। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल लेके आप पता कर सकते हैं। जैसे x को अगर आप 2 लेते हैं तो उसका स्क्वायर कराएंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा 4। -2 लेंगे तो भी 4 आएगा। तो इस तरह से ये एम्बिग्विटी जब आ जाती है तो हम लिखते हैं देयरफॉर f(x) इज नॉट 1, समझ में आई बात? f(x) 1 नहीं है, ये हमें पता चल गया। और एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं एज फॉर x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -2, f2 इज इक्वल टू 4 एंड f -2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का सेमी वो आ गया इमेज, 2 का भी और -2 का भी सेम इमेज आ गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि वो ऑन टू नहीं है, 1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है। अभी अब हम देखेंगे ऑन टू के लिए हम क्या इसमें प्रोसेस लगाएंगे। ऑन टू के लिए भी जो प्रोसेस हमने पहले लगाया हुआ है वही लगाना है, कोई विशेष हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम ऑन टू के लिए देखते हैं कि एक्चुअली हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे उसमें। तो यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू x² ले लिया। फिर जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने x को y की टर्म में एक्सप्रेस किया था, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √y। अब हम विचार करते हैं कि y तो रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ फुल डोमेन हमारा रियल नंबर है। तो क्या हर एक रियल नंबर के लिए जो रूट अंडर है, स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, वो रियल नंबर देगा क्या? तो ये आप बताएं, ये दे सकता है या नहीं दे सकता है? कुछ काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल रहा है, जो कि अगर आप जिसका स्क्वायर रूट लें, एक रियल नंबर लें, उसका स्क्वायर रूट लें, तो वो जो है आपका रियल नंबर ना बन रहा है। ऐसा अगर आपके जहन में एग्जाम्पल आ रहा है तो बताएं। पर ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं होगा। इस इंफॉर्मेशन को हम
यहाँ पर लिखते हैं डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, यहाँ पर हमें इसको डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत होगी। तो एज फॉर y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू √(-1) डज नॉट बिलोंग टू r। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर f(x) इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कि एक फंक्शन लिया, वो 1 भी था, ऑन टू भी था। अभी एक फंक्शन लिया, ये ना तो 1 है और ना ही ऑन टू। ठीक है, पर ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा, और कई बार वो 1 नहीं होंगे पर ऑन टू होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस कवर कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन विच विल बी फॉर क्लास 12 जब होगा, तो जो भी वीडियो सेशन फॉर क्लास 12 जो नेक्स्ट वीडियो सेशन आएगा, उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस बेसिकली किसी दो फंक्शंस के बीच का ऑपरेशन है। जैसे हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जैसी ही चीज़ यहाँ पर हो गई, तो मतलब हम इमेज का फिर से एक और इमेज निकाल रहे होते हैं। तो वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो सेशन पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर इसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आप लोगों में से किसी ने MNC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही आप अपने स्टडी ग्रुप्स में दोस्तों के साथ इस वीडियो को और MNC एजुकेशन के लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को हमारे द्वारा जो पब्लिश की जा रही हैं वो सारी वीडियोस उन्हें भी मिले, उनका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय दिस।